जय हिंद दोस्तों, आप सभी भाइयों का इमेजिंग साइंस चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी रेलवे ग्रुप डी साइंस अम्ल क्षार और लवण चैप्टर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयारी करते हैं तो आप लोगों को एनसीईआरटी बुक पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी बुक से करीब 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए, हूबहू एनसीईआरटी बुक यानी क्लास 10 क्लास 9 से ही पूछा गया है। यदि आप लोग एनसीईआरटी बुक को पढ़ के नहीं जाते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस आप एग्जाम में नहीं कर पाइएगा, इसलिए आपको एनसीईआरटी बुक फॉलो करना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए। यदि आप लोग को विश्वास नहीं होता है तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको उठा के देखिए, हूबहू एनसीईआरटी बुक क्लास 9 क्लास 10 से ही पूछा गया है, उसमें है। अगर आप दूसरे बुक पढ़ते हैं तो उतना प्रश्न आपको नहीं पूछेगा जितना प्रश्न एनसीईआरटी बुक से आएगा। आप दूसरे बुक को भी पढ़िएगा तो उनसे प्रश्न मिलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा जितना आप इसमें कम मेहनत करके अच्छा मार्क ला पाइएगा रेलवे ग्रुप डी के लिए। यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो यह चैनल आपका बहुत सारा मदद करेगा, बहुत केवल साइंस के ही नहीं अदर सब्जेक्ट में आप लोगों का मदद करेगा। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक के अम्ल क्षार और लवण से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यह अध्याय 2 होगा, यह वीडियो नंबर 2 और अध्याय 2 होगा। इनसे पहले हम वीडियो नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्षार और लवण अध्याय 2। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जो टमाटर में पाया जाता है, वहीं पूछे सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो ये बैटरी में पाया जाता है। जो बैटरी होते हैं अम्लीय बैटरी, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड पाए जाते हैं। वहीं पूछे एसिटिक एसिड किस में पाए जाते हैं। एसिटिक एसिड सिरका में पाए जाते हैं। सिरका एक तरह के अचार टाइप का होता है, इसके अचार टाइप का होता है सिरका, इसमें एसिटिक एसिड पाए जाते हैं। सेट्रिक एसिड पूछे तो ये सेट्रिक एसिड संतरा हो गया, उसमें सेट्रिक एसिड पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 2 नंबर के प्रश्न कह रहा है कि अम्ल की पहचान के लिए कौन सा संकेतक का प्रयोग किया जाता है। तो अम्ल को हम लोग कोई भी चीज़ अम्ल है या क्षार है, इनका पहचान के लिए नीले लिटमस पत्र का प्रयोग करते हैं, या नहीं तो मिथाइल ऑरेंज का प्रयोग करते हैं, या नहीं तो फिनोल्फिन का प्रयोग करते हैं। लिटमस पेपर याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में रहता है लिटमस पेपर रहता है तो ये भी सही आंसर होता है। मेथिल ऑरेंज है तो ये भी सही आंसर है। उसके बाद अगर इसमें फिनोल्फिन रहता तो फिनोल्फिन भी सही आंसर होता है। फिनोल्फिन भी सही आंसर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें फिनोल्फिन नहीं है, मिथाइल ऑरेंज इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज। चलिए 3 नंबर का प्रश्न हम लोग चलते हैं। कौन सा अम्ल सबसे अधिक संक्षारक होता है। संक्षारक का अर्थ होता है वो ऐसा अम्ल जो किसी पदार्थ को, जैसे लोहा हो गया या कोई और अंतर के पदार्थ हो गया, उनको हानि पहुंचाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं संक्षारक कहते हैं। तो कौन सा अम्ल सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, तो इनमें सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल लोहा अर्को हो गया और बहुत सारे वस्तु को अधिक नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये भी संक्षारक होते हैं। तो इसमें सबसे अधिक होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सबसे अधिक नुकसानदायक होता है, ऐसे बोल सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे अधिक किसी लोहा के लिए या किसी धातु के लिए अधिक नुकसानदायक होता है। तो चलिए हम लोग 4 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 4 नंबर का प्रश्न कर रहे हैं बैटरी में कौन सा अम्ल होता है। तो बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, इससे पहले भी 1 नंबर के प्रश्न में हम लोग बताए थे कि बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो सबसे अधिक हानिकारक और नुकसानदायक क्षारक होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल किस में होता है, ये हमारे हम लोग के जो बैटरी होते हैं ना, ये बड़ा वाला बैटरी होते हैं, इस तरह के यहाँ दो इस तरह से रहते हैं, एनोड और कैथोड के रूप में रहता है। तो इसी में इसके अंदर में एसिड भरा रहता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड उसको कहते हैं H2SO4। कई बार एग्जाम पूछ दिए जाते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। 4 नंबर के प्रश्न हो गया। चलिए हम लोग 5 नंबर के चलते हैं। कौन सा अम्ल सोना को घोल सकता है। 5 नंबर के प्रश्न कह रहा है कि कौन सा अम्ल में सोना को घोल सकता है। तो सोना को कौन घोल सकता है, तो हम लोग 10वां में पढ़े होंगे, आप लोग जरूर पढ़े होंगे कि एक्वा रेजिया सोना को घोल सकता है। तो इनमें सही आंसर क्या होगा, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया में क्या रहता है, एक्वा रेजिया में 2 चीज रहता है, HCl रहता है और HNO3। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि एक्वा रेजिया में क्या क्या रहता है। तो एक्वा रेजिया में HCl रहता है और HNO3 रहता है, जिसको भी आप लोग याद रखना है। HCl कितना का अनुपात में आता है, HCl 3 रहता है, ये ज्यादा रहता है, और नाइट्रिक अम्ल कम रहता है, ये 1 रहता है। तो 3:1 याद रखिएगा इसको, ये
ये छोटा वाला ज़्यादा रहता है, ये वाला ज़्यादा रहता है और ये बड़ा वाला कम रहता है। तो HCl 3 रहता है और HNO3 1 रहता है, 3:1। इसको भी आप लोग को याद रखना है। 6 नंबर का प्रश्न चलते हैं हम लोग। 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर के सामान्यतः पीएच मान कितना, सॉरी, मानव रक्त के पीएच मान कितना होता है? तो रक्त के पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ये भी भैया है, ये आप लोग एग्जाम में पूछ सकता है, कई एग्जाम पूछा है। ये आप लोग को एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं जरूर ये मिलेगा, रेलवे, खासकर रेलवे के एग्जाम में। मानव रक्त के पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त के पीएच मान 7.4 आता है। ये मुंह के पीएच मान होता है 5.5, ये मुंह के पीएच मान होता है। और ये 7.4 ये रक्त के, खून के पीएच मान होता है। खून क्षारीय होते हैं। कई बार एग्जाम में यही पूछ देता है कि खून क्या होता है, अम्लीय होते हैं कि क्षारीय होते हैं? तो खून क्षार होते हैं, ये क्षारीय होते हैं, खून क्षारीय होते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मुंह के पीएच मान 5.5 होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 7 नंबर के प्रश्न हम लोग चलते हैं। कौन सा अम्ल विस्फोटक बनाने में प्रयोग किया जाता है? विस्फोटक मतलब पटक्का। कौन सा अम्ल इसमें पटक्का बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो पटक्का किसका बनता है, यानी विस्फोटक किसका बनता है, बम पटक्का किसका बनता है? ये किसका बनता है? ये नाइट्रिक एसिड होता है। पटक्का बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ रहता है? तो ये हमारे आंत में रहता है, इससे पहले वाले प्रश्न में आया था। लैक्टिक एसिड कहाँ रहता है? ये दूध में रहता है, दूध में लैक्टिक एसिड रहता है। ये चींटी में रहता है, और ये चींटी हो गया, मधुमक्खी हो गया, उसमें फॉर्मिक अम्ल रहता है। तो चींटी में कौन सा अम्ल होता है? चींटी में फॉर्मिक एसिड रहता है। तो चलिए हम लोग 8 नंबर के प्रश्न हम लोग चलते हैं। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अम्ल में धातु डालने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कोई भी अम्ल है, जैसे मान लीजिए HCl ये अम्ल हुआ, इसमें कोई धातु हम लोग डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई धातु हम लोग डाल देते हैं, Na डाल देते हैं, तो Na क्या करेगा? Cl साथ मिल नमक बना लेगा, NaCl बना लेगा, और ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, यानी H+ आयन देता है हाइड्रोजन गैस, ये बाहर हो जाएगा। तो कौन सी गैस बाहर होता है? ये भी भीविया प्रश्न है, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया कि अम्ल धातु सतह अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बाहर होता है? तो हाइड्रोजन गैस बाहर होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर होता है। अगर याद नहीं रहेगा तो एक रिएक्शन जल्दी से लिख लीजिए, कोई अम्ल लिख लीजिएगा या कोई धातु बगल में लिख लीजिए, कोई भी हो, आयरन भी लिख सकते हैं, सोडियम भी लिख सकते हैं। सोडियम क्लोरीन साथ मिलकर बना नमक बना लेगा, NaCl बना लेगा, और ये जो छूटा है हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। तो कौन सी गैस बाहर हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर के प्रश्न हम लोग चलते हैं। अम्लीय वर्षा किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो अम्लीय वर्षा में क्या रहता है? ये नाइट्रोजन ऑक्साइड रहता है और सल्फर डाइऑक्साइड रहता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड रहता है और सल्फर के डाइऑक्साइड रहता है। तो याद रखिएगा, बहुत भीविया प्रश्न है 9 नंबर के। चलिए 10 नंबर के हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। खट्टे फलों के मुख्य रूप में कौन सा अम्ल होता है? तो खट्टा फल में, इससे 1 नंबर के प्रश्न में बताए थे कि साइट्रिक अम्ल ये खट्टा फल में होता है। नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसमें साइट्रिक अम्ल रहता है। फॉर्मिक एसिड लाल चींटी में हो गया, एसिटिक एसिड सिरका में हो गया, इमली में टैट्रिक अम्ल हो गया, और ये खट्टा फल ये जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, उसमें साइट्रिक एसिड होता है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। 11 नंबर के प्रश्न चलते हैं। क्योंकि प्रश्न की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा स्पीड में करते हैं। आगे में एग्जाम जल्दी से हो सकता है, आप लोग का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जल्दी ले ले, इसलिए आप लोग को मन से पढ़ना होगा। ऐसे तो अस्थिर पढ़ने से नहीं होगा, ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रश्न रोज आप लोग को देखना पड़ेगा। साइंस से 25 प्रश्न पूछते हैं। साइंस का टेंशन आप लोग इमेजिंग साइंस पर छोड़ दीजिए, बाकी टेंशन आप लोग लीजिए, साइंस टेंशन हम लोग देख लेंगे, हम आपके लिए देख लेंगे। तो चलिए अगला 11 नंबर का प्रश्न हम लोग चलते हैं। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि क्षार में मुख्यतः कौन सा आयन होता है? तो क्षार में कौन सा, वही पूछे कि जैसे मान लीजिए HCl ये अम्ल हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, इसमें कौन सा आयन होता है? तो ये H+ आयन होता है, H+ आयन होता है। अम्ल में पूछे तो H+ आयन होता है। वहीं क्षार पूछे जैसे कि NaOH होता है, क्षार में OH जरूर होगा, OH जरूर होगा, OH नहीं होगा तो समझिए वो क्षार नहीं है। तो OH- आयन होता है, OH पर माइनस आयन होता है। तो क्षार में OH होता है और अम्ल में H+ होता है, अम्ल में H+ आयन होता है, क्षार में OH- आयन होता है। तो क्षार में पूछेगा तो कौन सा आयन होता है? OH- आयन होता है। 12 नंबर के प्रश्न हम लोग चलते हैं। कौन सा क्षार का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? कौन सा क्षार सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग के दैनिक जीवन में कहता है कौन क्षार सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। ये भी सूत्र को भी आप लोग याद रखना है कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH। ये क्षार होता है, इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। कहाँ? एक दो गुण हम बताते हैं इसका प्रयोग, जैसे कि साबुन बनाने में, साबुन में जो मुलायम होता है, साबुन को हम लोग छुए होंगे, कपड़ा धोने वाला साबुन को आप लोग जरूर कहीं न कभी छुए होंगे। तो ये देखिए कि जब हम लोग उसको जब हम लोग उसको पानी में घोलते हैं, उसके बाद छूते हैं तो लस लस करता है हम लोग का हाथ, मुलायम सा लगता है। तो ये NaOH ही होता है। अगर NaOH नहीं होगा तो मुलायम होगा ही नहीं।
कपड़ा अच्छा से छिछलेगा ही नहीं कपड़ा के ऊपर में साबुन का। तो NaOH का उपयोग कपड़ा में जो हम लोग साफ करते हैं मुलायम होते हैं तो वही NaOH ही रहता है। और बहुत सारे इसका प्रयोग करता कई दवा बनाने में भी किया जाता है। तो 12 नंबर का प्रश्न हो गया। चलिए हम लोग 13 नंबर के प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 13 नंबर के प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अमोनिया के का क्या कहता है, अमोनिया का जल में घोल क्या कहलाता है। मान लीजिए कोई अमोनिया है, अमोनिया सूत्र क्या होता है NH3, इसको जल में घोल देंगे H2O में घोल देंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड NH4C, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड, यही बनेगा अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा। 14 नंबर के प्रश्न हम लोग देखते हैं। कौन सा क्षार साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो अभी तुरंत बताएं कि कौन सा क्षार जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बताइए ये साबुन को मुलायम करने में इसका प्रयोग किया जाता है और सबसे अधिक इसी क्षार का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। 15 नंबर के प्रश्न हम लोग चलते हैं। 14 नंबर हो गया, 15 नंबर हम लोग चलते हैं। 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, चूने के पानी का घोल क्या होता है। ये चूने का पानी क्या होता है, देखिए जब कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी गिरा देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड जो में हम पानी गिरा देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड में सूखा चूना को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। मार्केट में से लाइएगा आप लोग सूखा चूना जरूर, कभी न कभी दीवार को पेंट करने के लिए सूखा चूना जरूर लाए होंगे। तो उजला होता है, किसी भी दुकान में आप लोग को मिल जाएगा सूखा चूना बोलिएगा वही दे देगा आपको। इसमें पानी गिरा दीजिएगा, उस देखिए खोलेगा, जैसे कि हम लोग जैसे चावल बनाते हैं तो नहीं खोलता है कुकर अथी में डेगची में, वैसे ही वो खोलेगा। तो खोलने के बाद जब वो बचेगा तो बचेगा लास्ट में CaOH के होल 2, यही होता है चूने का पानी। जब चूना में पानी मिला दीजिएगा तो हो जाएगा चूने का पानी। चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, यही होता है चूने का पानी। चूने का पानी शुद्ध क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो चलिए 16 नंबर का प्रश्न हम लोग चलते हैं। अम्ल और क्षार में संयोग से कौन सा पदार्थ बनेगा। तो अम्ल और क्षार मिल करके लवण और जल बनेगा, अम्ल और क्षार मिल करके लवण और जल बनेगा, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी अम्ल है और कोई क्षार है उसको मिला दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई अम्ल है HCl और कोई क्षार है NaOH, ये क्षार है, सबसे अधिक इसी का प्रयोग किया जाता है ना साबुन बनाने में। तो ये दोनों को हम लोग मिला देंगे, ये हुआ अम्ल ये हुआ क्षार, तो NaCl साथ मिल जाएगा, NaCl ये हुआ नमक और NaCl ये हुआ नमक, और H और OH ख्याल मिल जाएगा H2O, दो H, एक ये H हो गया, एक ये H हो गया, एक ये H2O। तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनेगा, ये नमक और ये जल, नमक और जल। चलिए 17 नंबर का प्रश्न हम लोग चलते हैं। कौन सा क्षार ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। जब ये चूने का पानी CaOH के होल 2, चूने का पानी कैसे बना था अभी बताए थे, मार्केट से खरीद के लाइए CO, इसमें पानी मिला दीजिएगा, पानी मिलेगा तो ये पानी मिला दीजिएगा तो ये खोलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये बनेगा, इसमें क्लोरीन गैस मिला दीजिए तो बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ये जो चूने का पानी है, चूने के पानी में धीरे धीरे क्लोरीन गैस मिला दीजिए तो ये बन जाएगा CaOCl2, ये हुआ क्लोरीन गैस CaOCl2, तो ये हुआ क्लोरीन गैस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किधर गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ए नंबर में सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस मिला दीजिएगा तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। तो परीक्षा में एग्जाम पूछता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या मिला देंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, तो क्लोरीन गैस। 18 नंबर का प्रश्न हम लोग चलते हैं। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कौन सा क्षार दूध से दही बनने में मदद करता है। यहाँ देखिए 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कौन सा, क्षार नहीं होना चाहिए, क्षार नहीं होना चाहिए, अम्ल होना चाहिए। कौन सा अम्ल दूध से दही बनने में मदद करता है। तो सबको पता है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल दूध से दही बनने में मदद करता है। दूध में परीक्षा में कई बार एग्जाम पूछता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। 19 नंबर का प्रश्न हम लोग चलते हैं। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि pH में क्षार का मान कितना होता है। तो क्षार का मान होता है 7 से अधिक, 7 से अधिक हो गया ये हुआ क्षार, 7 से कम हो गया ये हुआ अम्ल, और 7 हो गया ये हुआ उदासीन विलयन। उदासीन विलयन pH मान कितना होता है, ये 7 होता है। तो चलिए अगर आप देखते हैं 20 नंबर में साबुन के pH मान कितना होता है। अभी अब हम बताएं कि साबुन बनाने में NaOH प्रयोग किया जाता है। जो क्षार होते हैं क्षार के pH मान 7 से अधिक होते हैं। तो साबुन के pH मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। अम्ल के pH मान 7 से
कम होता है। तो 20 नंबर के प्रश्न हम लोग देखें, ये 7 से अधिक होगा। कौन सा अम्ल साधारण नमक के रूप में पाया जाता है? तो साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? अभी तुरंत बताएं, नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl नमक का सूत्र होता है। NaCl किसका सूत्र होता है? नमक का सूत्र होता है। जब HCl की प्रक्रिया NaOH के साथ कराई जाती है तो ये NaCl साथ मिल क्या बनाएगा? NaCl, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? जल बनाएगा, H2O। यही हुआ नमक का सूत्र। तो नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यही होता है बेकिंग सोडा होता है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बी नंबर का सही आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो याद रखिएगा इसको आप लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। ये रटने वाली प्रश्न है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट। अगर रहे एग्जाम में सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट रहे, सोडियम बाइकार्बोनेट ये हुआ बेकिंग सोडा। पाउरोटी में जो मिलाते हैं हम लोग फूलने के लिए, वही होता है बेकिंग सोडा। पाउरोटी मिला लेते हैं बेकिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा होता है धोने के लिए, वॉश करना मतलब धोना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये हुआ वॉशिंग सोडा। N2 यहाँ पर जगह नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O। ये बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसे वॉशिंग सोडा बोलते हैं, सॉरी इसे हम लोग धोवन सोडा बोलते हैं। ये हुआ सोडियम कार्बोनेट और ये हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें बाय लगा हुआ और यहाँ देखिए दू नहीं लगा हुआ, यहाँ दू लगा हुआ। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों में अंतर है। सोडियम ऐसे याद रखिएगा, कपड़ा धोने का के लिए सोडियम कार्बोनेट के लिए इंटू 10, यहाँ 10 छूट गया, 10 है तो 10 बाल्टी पानी चाहिए कपड़ा धोने के लिए। आप लोग ऐसे याद रख लीजिएगा कि 10 बाल्टी पानी चाहिए कपड़ा धोने के लिए। Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, 10 बाल्टी पानी चाहिए कपड़ा धोने के लिए। चलिए 23 नंबर का प्रश्न हो गया। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट किधर गया? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट किधर गया? सोडियम कार्बोनेट। सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर के प्रश्न हम लोग चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? इससे पहले आप लोग इससे पहले बताए थे ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? मार्केट से जाइए, कैल्शियम ऑक्साइड खरीद के लाइए, जिसके हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, कली चूना भी कहते हैं। इसको मार्केट खरीद लाइए, इसमें पानी गिरा दीजिए बाल्टी में, इसको उछल करके इसमें थोड़ा पानी गिरा दीजिए। ज़्यादा लाइएगा तो ज़्यादा पानी लगेगा, कम लाइएगा मार्केट से खरीदेगा तो कम पानी लगेगा। तो थोड़ा लाइए मार्केट से, 1 किलो 2 किलो खरीद लाइए, उसमें पानी गिरा दीजिए। पानी गिराने के बाद CaOH के होल2 बनेगा, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, यानी कि चूने का पानी भी कहते हैं। इसमें क्लोरीन गैस मिला दीजिए, Cl2 क्लोरीन गैस मिला दीजिए, ये नहीं होगा, क्लोरीन गैस मिला दीजिए तो तब बनेगा CaOCl2। इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 किधर गया? ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा CaOCl2। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक, जीप में ऐसे देखिए, जीप में 2 बाल्टी पानी लगता है, जीप को चलाने के लिए 2 बाल्टी पानी लगता है। तो किधर गया? किसमें 2 बाल्टी पानी लगता है? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ये होता है जिप्सम का सूत्र। आप लोग याद रखिएगा CaSO4 इंटू 2H2O, 2 बाल्टी पानी, कपड़ा धोने के लिए 10 बाल्टी, कैल्शियम जीप चलाने के लिए 2 बाल्टी। तो कैल्शियम सल्फेट ये होता है जिप्सम का सूत्र। जिप्सम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो सीमेंट बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। सीमेंट हो गया, प्लास्टर और पेरिस बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट बनाने के लिए, सीमेंट में क्या होते हैं? तो मान लीजिए कोई सीमेंट है, उसमें अगर हम जिप्सम मिला देंगे तो ये सीमेंट जमेगा नहीं, जल्दी से जमेगा नहीं। कोई दीवार को हम लोग मान लीजिए पेंट करना है, अगर हम मान लीजिए हम सीमेंट घोर के रखे दीवार को प्लास्टर करने के लिए, जैसे घोरे अगर तुरंत जम गया तो कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि प्लास्टर करने में थोड़ा समय लगता है, तब तक में उधर वो तसला में ही जम जाएगा, तो कोई काम नहीं हो पाएगा। इसलिए जिप्सम हम मिला देते ताकि थोड़ा देर तक वो रहे, जब तक मिस्त्री अपना कुछ जो भी उसको काम हो वो कर ले। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम फिर इसका बनाएंगे, और जो बाद में की जो प्रश्न बचे हुए हैं 26 के बाद 50 तक, उसको हम उस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम तीसरा पेज NCERT का शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।